आइए खबरों को देखेंगे अब विस्तार से। तो राजधानी भोपाल के एक वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से कल हड़कंप मच गया था। इसकी चपेट में आने से कई लोग बीमार भी पड़े, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने भोपाल गैस त्रासदी की यादों को फिर से ताजा किया। एहतियात के तौर पर इलाके में पानी की सप्लाई को रोका गया, जिसे अब चालू किया गया। इस मामले पर सियासत भी तेज है। पीसीसी चीफ ने जांच की मांग कर डाली। भोपाल में बुधवार की रात लोगों के जहन में एक बार फिर से 1984 की गैस कांड की यादें ताजा हो गईं। लोग एक बार फिर खौफजदा हो गए। यहां वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव होने से लोगों की सांसें फूलने लगीं, आंखों में जलन होने लगी। मदर इंडिया कॉलोनी के लोग खौफजदा होकर घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। लोगों की पूरी रात खौफ और दहशत में कटी। मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने पर 10 से ज्यादा लोगों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव की जानकारी मिलते ही पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया तत्काल राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। जिन लोगों को तत्काल इलाज की जरूरत थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर घटनास्थल के बाद अस्पताल भी गए और पीड़ितों का हालचाल लिया। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। भोपाल कलेक्टर के मुताबिक सिलेंडर लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ था। मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है क्लोरीन का, वो प्रॉपरली फंक्शनल सिलेंडर था। चलते चलते अचानक उसके वॉल्व में कुछ फॉल्ट उत्पन्न हुआ, जो कि काफ़ी रेयर है। नगर निगम के द्वारा लगभग प्रतिमाह 30 ऐसे सिलेंडर लिए जाते हैं। हज़ारों की संख्या में सिलेंडर्स अभी तक आ चुके हैं, पर उस फॉल्ट के चलते कुछ गैस का लीकेज था। नगर निगम की टीम के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको पानी में सबमर्ज किया गया, क्योंकि क्लोरीन वैसे भी हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए पानी में डालने के लिए ही उपयोग में लेते हैं, और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद क्लोरीन कम्प्लीटली हार्मलेस रहती है। तो उसके माध्यम से उस गैस जो है उसको डिसिपेट किया गया, और तत्काल कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको बुला के रात में ही उस वॉल्व को बंद भी कर दिया गया था। तो अभी पूरी तरह सभी चीज़ें सेफ़ हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों को प्रिकॉशनरी तौर पे हॉस्पिटल ज़रूर शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो सभी स्वस्थ हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जैसे ही सुबह हुई, लोग अपने अपने घरों को लौटे। मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद प्लांट को खाली करवा लिया गया। लोगों को अब भी आंखों में जलन महसूस हो रही है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मदर इंडिया कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई रोक दी गई। सर अभी तो ठीक है, पर उस वक्त 5 बजे का टाइम था जब हालात खराब हुए थे। गैस की इतनी बेकार स्मेल भी आ रही थी, उसमें से अजीब से बदबू आ रही थी। और जैसे आंखों में जलन होना चालू हुई, नाक से पानी बहना चालू हुआ, खांसी जलने से उल्टियां होना चालू हो गई थी। अब क्या हालात है? अभी तो पहले से बेहतर है। अभी तो बहुत सही हालात है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शिकायत ये है, एक तो ये जो नाला बना है पूरा डैमेज है, जगह जगह से इसकी कॉटन वॉल टूटी हुई है, वहाँ से पानी लीक करके घरों में घुस जाता है। और ये 24 घंटे इस पानी को यहाँ से ये वेस्टेज पानी को निकालते हैं, तो कभी आके ये देखते नहीं कि क्या स्थिति क्या नहीं। वहीं राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब हालात सामान्य हैं, मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल समय रहते सरकार ने संकट पर काबू पा लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन हादसों से सबक कब लेगा। भोपाल से शैलेंद्र सिंह और जितेंद्र शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एमपी एटीएस को अनवर के साथ ही 13 सदस्यों की रिमांड मिली थी। रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।
टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्यों से लगातार पूछताछ चल रही है और इस संगठन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल पीएफआई के फरार चल रहे अध्यक्ष अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनवर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। माना यह जा रहा है कि अनवर से पूछताछ में कई राज से पर्दा उठेगा। एमपीएटीएस ने अनवर और पहले गिरफ्तार किए गए 13 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और इन्हें 3 दिन एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान एटीएस गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान एटीएस को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एटीएस ने फिर से एक बार पीएफआई से जुड़े हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पीएफआई का ये अध्यक्ष है और अनवर सिद्दीकी का नाम बताया जा रहा है। कोर्ट में पेश किया गया था, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया है, मगर कह सकते हैं कि एक को बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिनमें आप देख सकते हैं कि अनवर सिद्दीकी पीएफआई का अध्यक्ष बताया जा रहा था, लगातार फरार थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 14 लोगों को पहले भी हिरासत में ले चुके हैं और वो फिलहाल जेल में है। और मगर अब ये जो है अनवर, जो पीएफआई का अध्यक्ष बताया जा रहा है, इसे आज पेश किया गया था, अब जाकर एटीएस लेकर पहुंची है। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएफआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए की ब्रांच खोली जाएगी। एनआईए को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएपीए के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया। एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर देश भर में एनआईए ने छापेमारी की थी। इस दौरान एमपी में 17 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं एटीएस की अब तक की पूछताछ में पीएफआई सदस्यों ने कई खुलासे किए। ये सदस्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को उकसा रहे थे और प्रदेश में स्लीपर सेल बनाने की तैयारी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का गठन कर लिया है और इस 47 सदस्यीय टीम में दिग्विजय सिंह भी शामिल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में भी थे, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई उसमें दिग्विजय सिंह 29वें नंबर पर हैं और इसको लेकर ही बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। इसे दिग्विजय सिंह का और कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अपमान बताया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद संचालन समिति का गठन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जगह 4 स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 47 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब ये कमेटी लेगी। एमपी के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले पेज पर आखिरी में दिग्विजय सिंह का नाम है, यानी 47 सदस्यों में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। अब कांग्रेस की इस कमेटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की कमेटी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे दिग्विजय सिंह का अपमान बताया। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी की और मेरी तो 36 का आंकड़ा है, पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते जो दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस कर रही है ये गलत है। इससे ज्यादा अपमान दिग्विजय सिंह जी का जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जब कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस जी के लिए 24 आवर्स जी रहा है, मर रहा है और कांग्रेस के लिए नई नई उपलब्धियां ला रहा है, पाकिस्तान तक से रोज संवाद करता है और जो इस्लाम की कट्टरता को जिहाद के रूप में हिंदुस्तान में निरंतर जिंदा रखे हुए
ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोनिया गांधी जी ने जो नजरअंदाज किया है और आज की सूची में तो हमारी नाक काट दी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए। जिसके फार्म भरने के लिए लोग दिल्ली जा रहे थे कि ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, उसकी सूची में भी आखिरी स्थान पे दिया है। वो भी क्या छपते छपते वाली खबर हो गई एक तरह से कि आखिरी नाम ये भी एक रह गया था तो जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं, जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह नहीं है, तो दिग्विजय सिंह जी का अपमान है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के हर नेता का अपमान है। ना जाने खड़के की कौन सी खड़क क्या जुल्म करेगी। एमपी के कई नेता राष्ट्रीय राजनीति में हैं, लेकिन खड़गे की टीम में सिर्फ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को जगह मिली है। इसे पार्टी में उनका बढ़ता कद भी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी संचालन समिति में एमपी के नेताओं को तरजीह न दिए जाने की बात कह रही है और दिग्विजय सिंह का नाम लिस्ट में नीचे होने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के सवाल उठाने पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है और कहा है कि कांग्रेस में नियम प्रक्रियाओं के तहत नाम तय होते हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी के संसदीय समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के नाम नहीं होने पर जवाब भी मांगा है। तो मध्य प्रदेश के जो बड़ी जवान के नेता हैं उनको इस बात पे तो जवाब देना चाहिए कि जो है संचालन समिति से और संसदीय बोर्ड से जो है शिवराज सिंह जी को क्यों बाहर किया गया, गडकरी को क्यों बाहर किया गया। अपनी एक आंख फूटी हुई है उसको देखना चाहिए, दूसरे की आंख में दाग है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जो है 90 साल हो गए इनको ये राजनीति करते करते, ये कब तक ये बचपना करते रहेंगे। खड़गे की टीम में दिग्विजय सिंह को जगह मिली। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। बीजेपी से दिग्विजय सिंह का अपमान बता रही है और दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में छत्तीसगढ़ के नेताओं का नाम नहीं होने पर वहां सियासत शुरू हो गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि वो अपना ही घर संभाल लें, ये सलाह दी गई। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की जगह 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसी कांग्रेस नेता इतने काबिल नहीं हैं कि उसे स्टीयरिंग कमेटी में जगह मिल सके। इससे पता चलता है कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल नेताओं और पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की गई। कुल 47 नाम है। उस 47 नाम में छत्तीसगढ़ से एक भी नाम शामिल नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता है शायद उस कमेटी के जो योग्य होना चाहिए वो योग्य नहीं है और इसके कारण में छत्तीसगढ़ से किसी का भी नाम शामिल नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी को पहले अपना घर देखने की सलाह दी। पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक गई है। तो पहले से मौजूद थे किसी पद पे एआईसीसी के वही लोग हैं, वो कोई बाहर का कोई जुड़ा नहीं है। कोई पहले थे ही नहीं, पहले कोई था ही नहीं, क्योंकि नया आदमी जोड़ा नहीं है तो कैसे जुड़ जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी देखें और अपना संभालें। उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो तो पैरों तले से खिसकती जा रही है और उनको कांग्रेस से कांग्रेस दिखाई देती है और कुछ दिखाई देती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब ये कमेटी लेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ से एक भी कांग्रेस नेता का नाम इसमें नहीं होने से सियासत होना लाजमी है, जिसने कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को दे दिया। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ रायपुर से देवव्रत भगत, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर चुके हैं। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है।
बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का खास फोकस है। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया कल से 5 दिनों के बस्तर दौरे पर निकलने वाले हैं। यहां पर चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी अभी से तेज कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जहां एक तरफ रायपुर में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की अगुवाई में ये बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में पीएल पूनिया का खास फोकस बस्तर पर रहेगा। 5 दिनों तक बस्तर में पीएल पूनिया कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पूनिया आज से 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। वो बस्तर संभाग जाएंगे, वहाँ पे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेंगे, बैठकें करेंगे और आने वाले चुनाव के संबंध में रणनीति तैयार करेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जनता तक किस बेहतरी से क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। श्री पीएल पूनिया राजधानी रायपुर में भी पीसीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद 31 तारीख को वापस जाएंगे। वहीं पीएल पूनिया के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि 4 साल में कांग्रेस ने जो जनता के सामने झूठ का जाल तैयार किया है, उसमें खुद कांग्रेस उलझती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आदिवासी हितों के विरोधी होने के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने 4 साल में जो प्रदेश की जनता के सामने झूठ का एक जाल खड़ा किया था, आज स्वयं उस जाल में उलझते जा रही है और उस जाल में उलझकर जनता से बचने लगी है, जनता के बीच जाने से कन्नी काटने लगी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पीएल पूनिया जी का बस्तर दौरा। 9 अक्टूबर को पीएल पूनिया जी का बस्तर दौरा कार्यक्रम था, जिसमें वे सभी बस्तर क्षेत्र के सभी 12 विधानसभा जाकर वहां उनके पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले थे। राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आदिवासियों का आरक्षण जो 32% से 20% हुआ, उसके कारण अपरिहार्य कारण का बहाना बताते हुए दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। अब पुनः जब दौरा कार्यक्रम बना है तो वो दौरा कार्यक्रम उन्होंने छोटा कर दिया है और सिर्फ जगदलपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र जाकर ही वहां के विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस सरकार जब से आई है, ये न केवल आदिवासी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हितों की विरोधी है। अब जनता के सामने इस कांग्रेस सरकार की पोल खुलने लगी है, इसीलिए कांग्रेस जनता के बीच जाने से हिचक रही है। लेकिन प्रदेश की जनता इस सरकार के ठग को, इस सरकार की वादा खिलाफी को भूलेगी नहीं और जल्द ही उन्हें इसका सबक सिखाएगी। बीजेपी के आरोप पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी को आदिवासी लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद आदिवासियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही कवासी लखमा ने बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीट जीतने का दावा एक बार फिर से किया है। पहला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की योजना बढ़िया है, इसलिए सरकार बस्तर का सीट 12 का 12 सीट लोकसभा भी हम लोग जीते हैं, अभी भी लोकसभा भी जीतेंगे, 12 का 12 विधानसभा भी जीतेंगे। सरकार मुख्यमंत्री का योजना अच्छा है। भूपेश बघेल नंबर 1 हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री बना है, इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी घबरा हुआ है, आदिवासी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदिवासी लोग समझदार हो गए, भड़कने वाले भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले ही चुनावी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और चुनाव को लेकर अपने अपने दावे भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर मध्य प्रदेश में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों तक चलेगी और 10 दिन 45,000 युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। फिजिकल क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों का अगले साल लिखित परीक्षा भी होगी। भोपाल में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। सुबह बड़ी संख्या में भर्ती को लेकर युवा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। युवाओं का फिजिकल होने के बाद रनिंग टेस्ट हुआ। वहीं तय समय पर न पहुंचने वालों को एंट्री नहीं दी गई। 7 नवंबर तक हर दिन फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्या परीक्षा देने आए अग्निवीर बनना चाहते हैं? बनना चाहता था सर, बट मेरा सपना टूट चुका है बनने का। क्यों? जो टाइमिंग बोला गया है नोटिफिकेशन पे, जो दिया गया है
5:45 का टाइम रहता है, वो पूरा टाइम नहीं दिया गया। हमसे पहले जो बेच दौड़ा था उसमें 5:25 में लास्ट। तो 5 बजे का समय दिया था कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए? नहीं, नोटिफिकेशन पे 5:45 का टाइम रहता है। हाँ। तो 5:45 का पूरा टाइम देना चाहिए। उसमें जो पहले आ जाता है उसमें एक्सीडेंट कहलाता है, तो इन्होंने टोटल मिला के एक्सीडेंट वगैरह सब करके 5:25 पे बंद कर दिया। तो 5:25 पर जो है अंदर जाना पर रोक लगा दी। आप भी क्या अग्निवीर में शामिल होने आए? जी, हमारा हो चुका, रनिंग हो चुका। रनिंग हो चुका। और अब आगे क्या? आगे फिर रनिंग करेंगे, फिर देंगे भर्ती। तो कोई तारीख दी है क्या? जी नहीं, अब हर 6 महीने में होगी ना। अच्छा, तो अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अभी कितने लोग हैं? आज कितने लोग हैं जुटे? आज टोटल में तकरीबन 4-5 हजार। पहले दिन करीब 3000 युवा यहां पहुंचे थे। वहीं इस 10 दिनों तक चलने वाले अग्निवीर भर्ती रैली में कुल 45,000 से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। प्रतिदिन करीब 3 से 5 हजार युवा इस रैली में आकर शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प सेंटर भी बनाए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहेंगे। सफल होने वाले युवाओं के डॉक्यूमेंट और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा जनवरी 2023 में आयोजित होगी। यहां पास हुए युवाओं को अगले स्टेप के लिए भेजा जाएगा। अग्निवीर भर्ती योजना में ट्रेडमैन, स्टोर कीपर, क्लर्क, तकनीकी, जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती होगी। इसमें एमपी के 9 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 10,000 की इनामी डकैत के घर बुलडोजर चलाया गया है। इनामी डकैत जो है कल्ला गुर्जर, इसके घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। गुड्डा गुर्जर गिरोह का यह सक्रिय सदस्य है कल्ला गुर्जर। जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मिलकर इसके घर पर बुलडोजर चलाया। कल्ला गुर्जर जो है वो गुड्डा गुर्जर गिरोह जो है उसका सदस्य है, सक्रिय सदस्य है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। 52,000 रुपए इनके पास से जब्त हुए हैं। सट्टा और जुआ खिलाने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। लगातार जुआरियों पर कार्रवाई चल रही है, सट्टेबाजों पर कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे चुके हैं और पुलिस इस मामले में लगातार सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है। टिकरापारा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सट्टा और जुआ खिलाने वालों पर यह कार्रवाई की गई है और यहां 9 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए 52,000 रुपए की रकम इनसे जब्त की गई है। और अब आखिर में चलते चलते आपको दिखाते हैं दिल्ली में ड्रोन से ली गई यमुना नदी की कुछ तस्वीरें, जिनकी भयावहता कई सवाल खड़े करती है।